ओके सो गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने ये थ्योरी कंप्लीट किया था, तो अभी जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पार्ट और ये पार्ट हमने कंप्लीट किया थ्योरी। इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और कुछ और लाइक जो थोड़े जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने तो अभी बेसिक में देखा होगा, जस्ट इंट्रोडक्शन किया है, जस्ट इसके बारे में हमने जाना है। कुछ थ्योरम्स भी हैं जो इससे रिलेटेड है, तो वो भी देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। ओके सो क्वेश्चंस का है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। आप लोगों ने कुछ ट्राई किए हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, क्या उसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? जिन लोगों ने ट्राई किया है, ऐसे ज्यादातर लोगों ने ट्राई किया होगा। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस थे मतलब। बताओ, देखो सारे पेपर में देखो जो टॉपिक्स हो रहे करो, तुम बताओ, भेजो क्वेश्चन ग्रुप में। BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, या फिर HCU है, या सेंटर, मतलब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके पेपर सॉल्व करो, या कोई भी एंट्रेंस के पेपर सॉल्व करो, ट्राई करो, ये है। एंड देन डाउट है तो पूछो, तो बताओ, अगर डाउट है तो बताओ, दिन में आगे कराता हूँ। भेजा हूँ सर। हाँ अच्छा, ओके तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो उसने भेजा है। सो क्या क्या है, एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट। देखो अब ये हमने अभी ये उसका हो गया, लाइक 2 वेरिएबल का हो गया ये इस पार्ट का। सो फिर ट्राई करेंगे, होने वाला होगा। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉइंट में क्या है, 2 रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे हम। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल है विद मीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू y। सो ऐसे, हालांकि ये मुश्किल है, इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो ये ऐसे भी हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना। और ये सब देखो, जब प्रीवियस ईयर पेपर आप करते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, तो आपको ये आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जब उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो बुक्स आप कर सॉल्व कर रहे हो एग्जांपल एक्सरसाइज, तो आपको लगेगा ओके इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो वो थोड़े आपको पता चलता है कि आपने जो तैयारी की है और जो एग्जाम में पेपर है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो उससे पता, प्रीवियस ईयर करोगे नहीं तो एग्जाम में जाओगे, कई बार ऐसा होगा तुम बहुत पढ़ के गए, तुम्हारा कुछ एग्जाम में नहीं आया क्योंकि तुमको आइडिया नहीं था क्या आने वाला है एग्जाम। दैट मींस प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या आने वाला है ना। तुम बहुत ऊपर लेवल का पढ़ गए, एग्जाम बहुत आसान आ गया, या बहुत आसान पढ़ के गया, एग्जाम मुश्किल हो गया। सो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन है, उस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना मस्ट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सो एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट पॉइसन, एक क्वेश्चन देख लो। सो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन बोलता हूं। सो एक्स है पॉइसन लैम्डा 1 एंड वाई है पॉइसन लैम्डा 2 एंड दीज टू आर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और आपसे क्या पूछ रहा है अब? सो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू वाई होने की। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक। सो पहले आप में से कोई बताओ, किसी को आइडिया है इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? सर जॉइंट निकाल ली। हाँ फिर सर फिर कंडीशन देखेंगे कि x इज इक्वल टू y, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा उससे करोगे, तो ये डिस्क्रीट है। सो ये बताओ x की सपोर्ट क्या है और y का सपोर्ट क्या है? 0 1 2 सो है ना, हाँ 0 से इंफिनिटी, इस तरीके से है। अच्छा अब क्या है, जैसे आपको बोला गया कि एक्स वाई इक्वल हो, इसका मतलब ये नहीं है
अच्छा ये इंडिपेंडेंट हमने अभी चूंकि हालांकि आप लोगों ने ये टर्म देख रखा होगा पहले भी जब आपने बीएससी किया होगा या जैम की तैयारी की होंगे, तो अभी हम इंडिपेंडेंट यूज करता हूं मैं, हालांकि हमने ये ज्वाइन पर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इंडिपेंडेंट का जस्ट मतलब ये है कि आप इंटरसेक्शन जानते हो ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर रैंडम वेरिएबल भी इवेंट जैसा ही है। सो ये तो आप लोगों को पता ही, आपने लोअर क्लास में पढ़ा ही है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी, तो सेम चीज यहाँ भी है कि एक्स वाई का ज्वाइंट जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोडक्ट में तुम लिख सकते हो, इसीलिए सेम यहाँ पे देखो। सो ये ऐसा है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि ऐसा हो सकता है, मान लो x की वैल्यू है k एंड y की वैल्यू भी k है, और k क्या हो सकती है 0 से इंफिनिटी। अब ये समझ आ रहा मैं कर क्या रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा x की वैल्यू 0 है, y की भी 0 है, एक टर्म ये हो सकती है, और जब x 1 है तो y भी 1 है, जब x 2 है तो y भी 2 है, इस तरीके से। अब इसको मैं अलग कर दूंगा, ठीक है, तो ऑप्शन से मैच कर लेंगे, बाद में सॉल्व करते हैं। सो समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, ये अलग क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये अलग कैसे कर पा रहे हैं, ये जो बीच में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब a इवेंट b इवेंट, तो a इंटरसेक्शन b बराबर pa इंटू pb, जब इंडिपेंडेंट होते हैं इवेंट्स, तो इस तरह से है। अब क्या है, अब बताओ आप समेशन k फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी, कोई बताओ। बोले x इक्वल टू k क्या लिखूं, e की पावर माइनस लैम्डा 1 हाँ लैम्डा की पावर k और k फैक्टोरियल। k फैक्टोरियल। सिमिलरली e की पावर माइनस लैम्डा 2 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। ओके, अब देखो समेशन k पे है, तो बिना k वाले टर्म को तुम बाहर हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो बिना k वाले टर्म है उसको तुम बाहर निकाल दो, बाहर मतलब इसको तुम आउट कर सकते हो, इसको आउट कर सकते हो, तो e की पावर माइनस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, दोनों को साथ लिख दिया, बाहर कर दिया। अब समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, अब इसमें पावर k कॉमन लेता है, ऐसा है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इस पूरे की पावर k, ऐसा बोल सकते हैं, एंड अपॉन में k फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया, ऐसे है ना, k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। अब इसका सम क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ये सीरीज का सम निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो इसको ट्राई, इसको मैं लिखता हूं ऐसे ही, सो दिस इज k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, ऑप्शन है इस तरह से, अच्छा ये ऑप्शन, ओह अच्छा ऐसा है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो डायरेक्टली ऑप्शन ही यही है, ओके ओके, तो ये ऐसे ही हो गया k फैक्टोरियल स्क्वायर। सो ऑप्शंस है ना, सो ऑप्शन में ही इतना देके छोड़ दिया, तो मैंने k लिया और ना r लिया, नो प्रॉब्लम, आप कुछ नया ले सकते हो, है ना। सो ठीक है, तो फिर तो समझ आ गया तुम लोगों को कैसे करना है। कोई डाउट है इसमें किसी को अभी भी, चेक करो। हमने डायरेक्ट जॉइंट में क्यों लिखा, मतलब इसको हम ग्राफ से भी कर सकते थे, ठीक है। नहीं, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट है तो ग्राफ जो बनाते हैं वो कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, ये डिस्क्रीट है तो ग्राफ बना के नहीं करेंगे। सर हमने ये समेशन से क्यों किया? ओके चलिए बिना समेशन के करते हैं। तो हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y। अब आप जानते हो कि जो x की वैल्यू हो सकती है वो 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, और y की वैल्यू भी 0 1 2 आगे कुछ भी हो सकती है। तो मुझे बताओ एक्स वाई इक्वल होने का क्या मतलब है, आप अपने तरीके से बताओ कि अगर x जब 0 है तो उस टाइम पे y क्या होगा, 0 होगा। ओके फाइन, तो y भी 0 है, और तो आपको पता है और ओ आर इंग्लिश वाला और है, तो इंग्लिश वाला जो और है उसका मतलब प्लस हो जाएगा, बिकॉज प्लस होता है। हाँ। अगला बताओ जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y आपका क्या होगा, y भी 1। हाँ y भी 1 होगा। फिर अगला अगर x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, 2 और ये चलती रहेगी, कहां तक चलेगी, अनंत तक, है ना, इंफिनिटी तक। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिपेंडेंट क्यों दिया था, ताकि तुम इसको अलग कर सको। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी y बराबर 0, देखो यहाँ दोनों इक्वल है, या दो आइदर बोथ आर 0 और बोथ आर 1 और बोथ आर 2 और बोथ आर 3 और बोथ आर 4 और बोथ आर 5,
बट जो भी हो इक्वल होना चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टी निकालनी है, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से है, यहां तुम ऐसे ही x is 1 into probability y is 1, फिर probability x is 3 सॉरी 0 1 2, probability y is 2, चलता रहेगा। अब बताओ, हमने इतना नहीं लिखने, वही समेशन क्यों लगाए, क्योंकि वैल्यू या जीरो भी हो सकती है 1 भी, तो इसी को मैंने जो लिखा था कैसे लिख दिया, चलो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें ऑप्शन मैच करने में दिक्कत होगी। क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर ही लिख देता हूँ, चलो, और y इज इक्वल टू आर, अलग अलग कर देते हैं, और r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, क्या ये करेक्ट है, कैसा लिख पाएंगे, वही है। अब आगे वही होगा जो आंसर आया है, आगे क्या होगा, समेशन लिखना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन में है e की पावर माइनस लैम्डा 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा 2 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये हो गया। अब जो बिना लैम्डा, बिना ये समेशन r पे लगा हुआ है, यहाँ वेरिएबल r है इस समेशन में, बिना जिस टर्म में r नहीं है उसको यू कैन टेक आउटसाइड, यू कैन टेक आउटसाइड एज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड देन बचा जो उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों में पावर कॉमन है तो एक साथ ले लिया, और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल 2 बार है, यही ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ना, ये चेक करो, तो ये हो गया। लेट सर क्वेश्चंस करने से आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरह से करने हैं। अभी भी डाउट है बताओ, ये ठीक है, हमें था दोनों इक्वल रखना था, दोनों 0 या दोनों 1 या दोनों 2, इस तरह से समेशन क्यों लगाए, क्योंकि देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, इसीलिए। मतलब सर डिस्क्रीट का ऐसा क्वेश्चन है तो हमें पॉसिबिलिटीज लेकर चलना है जी, डिस्क्रीट में ऐसे ही करने, कॉन्टिन्यूअस होता तो आंसर क्या होता, अगर बताओ xy कॉन्टिन्यूअस है तो आंसर क्या होगा, बताओ भाई, अगर बोलता x and y इंटीग्रेशन होना चाहिए था ना सर, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो। ओके ठीक है, इंटीग्रेशन करते, फिर क्या करते, इंटीग्रेशन करते कहाँ, समेशन किया वैसे इंटीग्रेशन करते। हाँ यू आर राइट, आप सही कह रहे हो कि हम जब डिस्क्रीट में समेशन करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, यही वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि इफ x is exponential lambda 1 and y is exponential lambda 2 and they are independent, ठीक, then what is probability of x is equal to y, बताओ मुझे आप लोग, उसी तरीके से ट्राई करो और देखो, अपने दिमाग को थोड़ा सा काम दो, तो थोड़े है ना, कंटीन्यूअस में अगर पॉइंट पे निकालते तो 0 आती है प्रोबेबिलिटी जी, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 0। यहां तुम चलो इंटीग्रेशन कर लोगे, नो प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू क्या लिखूं, स्मॉल x, y इज इक्वल टू स्मॉल x, या r लिखना, r लिख लो इनटू dx, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, x कहां से कहां तक, क्या होता है दोनों का सपोर्ट, 0 से इनफिनिटी, इस तरह हो गया। अब प्रॉब्लम ये है यहां पे कि जब तुम इसको खोलोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, देखो तुम यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 0 लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लगेगा ओके मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि दोनों को इक्वल रखना है तुम्हें, तुम ग्राफ बना सकते हो, यहाँ पे ग्राफ से भी ट्राई कर सकते हो, हाँ ग्राफ से ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी इससे देखो तुम, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों में x ही रखा हूँ, या कोई कॉमन वैल्यू ले लो, है ना, t ले लो चाहो तो, यहाँ t यहाँ dt हो गया, ठीक है, t dt। अब देखो चूंकि x कॉन्टिन्यूअस है, ये वैल्यू कितनी होगी, 0 0, तो ये 0 आ जाएगा फाइनल, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनल 0, ओके। दूसरा तरीका क्या था कि अगर मैं ऐसे सोचता, जैसे आप कह रहे थे ज्वाइंट लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट लेके भी कर सकते हैं। ज्वाइंट में क्या है कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये सब को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे थ्योरी अभी,
सो x माइनस वाई इक्वल टू या x इक्वल टू वाई का ग्राफ बना लो। तो अगर तुम ग्राफ से करते हो, मान लो कि मैंने x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ बना लिया। ग्राफ किसका है? x इज इक्वल टू वाई का, मतलब x माइनस वाई इज 0। अच्छा, तो चलो मैं f1x तत्काल ऐसा ले लेता हूँ, लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 1x, और f2y मतलब दो अलग अलग पीडीएफ ले लेता हूँ। हाँ, अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई या प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो क्या करोगे? ठीक है, तुम ज्वाइंट ऐसे करते हो ना, मैं अलग अलग से ले रहा हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट दे रखा है, मुझे बता रखा है इंडिपेंडेंट है, तो बता इंडिपेंडेंट का प्रोडक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे बताओ। सो मुझे अब ये बताओ, इसमें लाइन पे क्या लिमिट लोगे? x की लिमिट कहां से कहां तक है? अरे मेरे भाई, तुम ये बताओ मुझे, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये दोनों सेम चीज है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो रीजन है इसका क्या मीनिंग है? ये कौन सा रीजन है? सर ये तो लाइन को डायरेक्ट कर रहा है। ये लाइन का सिर्फ पॉइंट्स है, ये ऊपर नीचे नहीं देखना तुम्हें, ये आउटसाइड पोर्शन है। तुम सोच रहे हो अच्छा यहाँ स्ट्रिप बना लेगा, भाई स्ट्रिप तब बनाओगे जब इनइक्वालिटी होगी। इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वालिटी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सिर्फ वही पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे है, लाइन के बाहर का कोई पॉइंट नहीं है तुम्हारे पास सिर्फ लाइन है। अब मैं लाइन पे पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अरे x y के इक्वल है, तो x की वैल्यू y से y तक और y 0 से इंफिनिटी। अब बताओ इंटीग्रेट करके, x की वैल्यू y से y तक, और कोई रास्ता नहीं है इसके पास। ऐसा थोड़ी लिखा है कि x लेस देन इक्वल टू y, तब मैं 0 से y तक जाते तुम, ऐसा थोड़ी लिखा है यहाँ पे। यहाँ x इक्वल टू y एग्जैक्टली है, तो x y से शुरू होकर y पे ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल है भाई, तो हमेशा इक्वल रहेगा। तो y पे ही शुरू होगा, y पे ही खत्म होगा। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो फिर मैं यहाँ 0 से y लेता, उस तरह से। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करो, बताओ तुम y से y में इंटीग्रेट करोगे क्या होगा? तो तुम्हें पता होगा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम होती है इंटीग्रेशन की तो आंसर 0 होता है। तो ये दूसरा मेथड हुआ, आंसर 0। बात बराबर है। तो तुम्हारे पास जो यहाँ सपोर्ट है भाई, सिर्फ ये लाइन है जो ज्वाइंट, मतलब जो सपोर्ट है, जो क्या बोलता हूं इस समय, जो इवेंट है ना E, ये जो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E पूछ दिया तो ये E रीजन सिर्फ ये लाइन है और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। रीजन तब आएगा जब इनइक्वालिटी होगी, है ना। इनइक्वालिटी का ग्राफ रीजन होता है, इक्वालिटी का ग्राफ लाइन है या कोई कर्व है। ओके चलो ठीक है। एनीवे कम से कम कुछ तो क्लियर हुआ होगा। सो कॉन्टिन्यूअस में ऐसे होगा, अगर दो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। और डिस्क्रीट में निकालना पड़ता है जैसे हमने निकाले हैं, ठीक है, यहाँ हमने निकाले हैं। सो एनीवे ये सब चीजें बाद में दोबारा भी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो बाकी लोग डाउट तो और भी लोगों को होगा, कोई पूछ नहीं पाता, उसको लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी। अरे तो बेइज्जती तो ऐसे भी होना है, तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बेइज्जती होना है। मतलब अगर तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो बेइज्जती होना है, तो अभी तुम बेइज्जती झेल लो ना पूछ के। तो सीखोगे तो रिजल्ट आएगा। ओके क्या बोल रहा है नेक्स्ट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने भेजा है, मतलब जो फोटो भेजा है 1 बाय 1 कर रहा हूँ। पहला मैंने किया तो 1 बाय 1 कर रहा हूँ मैं। चलो जिन लोगों ने कर दिया तो अच्छा ही है। दूसरा क्या कर रहा है, एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ पैरामीटर एन पी, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन माइनस एक्स। तो ये तो थ्योरम है, मतलब ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली। नहीं एक मिनट, ये नॉर्मल कहां से आ जाएगा? x तो डिस्क्रीट है तो y भी डिस्क्रीट ही रहेगा। जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट ही रहता है, कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस ही रहता है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्क्रीट है। तो इसने कहा है, मान लो थर्ड क्वेश्चन बोलता हूं मैं, हालांकि इसमें 32 नंबर है वो, लेकिन मैं अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं क्लासरूम का। तो थर्ड क्वेश्चन अभी के लिए,
सो x इज बाइनोमियल, तो x जो है बाइनोमियल n कॉमा p है, और तो कह रहा है कि y तुम्हें दे रखा है n माइनस p, सॉरी n माइनस x। अब मुझे ये बताओ, क्या हमने तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कराया था, ट्रांसफॉर्मेशन कराया था कि नहीं? हाँ बोलो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, ट्राई कर लेते हैं। तो देखो यहां से क्या है, हालांकि थ्योरम है लेकिन मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, ये एक थ्योरम, ये एक रिजल्ट है। सो मैं इसको प्रूफ, तो x बराबर x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एन सी एक्स पी की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस x, ये पीएमएफ है x का। अब बताओ तुम लोग जब डिस्क्रीट में, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ना, ये x था। सो ये बताओ तुम लोग डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते थे? मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो हमारा क्या अप्रोच होता था ट्रांसफॉर्मेशन में? y का वैल्यू रखते हैं, तो y की वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर उन पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हाँ, तो डायरेक्टली हम क्या करते, डायरेक्टली पीएमएफ निकालते थे। जैसे उसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूअस में है कि तुम सीडीएफ अप्रोच लगा सकते हो या फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ क्या डायरेक्टली हम पीएमएफ निकालते हैं। तो क्या होता है पीएमएफ, कि मुझे मान लो, देखो जैसे ध्यान से, सो y बराबर y निकालना है, तो y की जगह मैं रख देता हूं n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। सो यहां बना, अब x इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, क्या लिखूं? बताओ भाई, सब सो जाते हो क्या तुम लोग? क्या लिखूं x इज इक्वल टू n माइनस y, n माइनस y। सो यहां से आ गया n माइनस वाई। अब ये लगाओ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो स्मॉल x की जगह मेरे पास अब n माइनस वाई है, तो जहां जहां स्मॉल x जगह n माइनस वाई रखूंगा मैं, तो n चूज n माइनस वाई p की पावर n माइनस वाई 1 माइनस p की पावर n माइनस वाई। समझ पा रहे हो आप लोग कुछ? देखो ठीक से ध्यान से, अब इसी को लिखता हूं, रीराइट कर रहा हूं मैं उसी को दोबारा। अब तुम ये बताओ NCR किसके इक्वल होता है? NCN माइनस R, तो मैं वही नोटेशन यूज करता हूं जो मैं यूज कर रहा हूं। सो NCR इज सेम एज NCN माइनस R। तो मुझे बताओ n चूज n माइनस y को मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ ओके, NCY, फाइन। अब यहां ध्यान से देखो, 1 माइनस p की पावर क्या आएगी? सो 1 माइनस p की पावर y, और p की पावर क्या आएगी? n माइनस y। अब इसको देख के तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसको ढंग से वहां से कंपेयर करो, अब देखो क्या हो रहा है। बाइनोमियल तो है, यस, बाइनोमियल n भी यहां पे है। अब जहां पे वो p है, p की जगह क्या है यहाँ पे? 1 माइनस p। हाँ 1 माइनस p। सो ये आंसर हो गया। देखो इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर कर देखो क्या हो रहा है, हर जगह सेम ही n चूज y 1 माइनस p, और सब p की पावर y थे, 1 माइनस p की पावर y है, मतलब p की जगह 1 माइनस p हो गया यहाँ पे। सो बाइनोमियल, तो जब x था बाइनोमियल n कॉमा p, तो n माइनस x जो होता है वो बाइनोमियल ही होता है, बट बाइनोमियल n कॉमा 1 माइनस p हो जाता है। ठीक, चलो हाँ लास्ट स्टेप यहां तक समझ आया आपको, ये कैसे आया? हाँ देखो अब ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि बाइनोमियल का पीएमएफ क्या होता है? NCX p की पावर x क्यू की पावर माइनस x। तो इसका नोटेशन हम ऐसा लिखते हैं, बाइनोमियल n कॉमा p। तो जब ये लिखते हैं तो इसका पीएमएफ ये होता है, ठीक है। अब इससे तुम इसको कंपेयर करो और बताओ मैं नोटेशन क्या लिखूं? इसका नोटेशन क्या होगा? बाइनोमियल क्या होगा? नोटेशन समझ में आ गया, मुझे यही पूछना है, ये जो आपने लेफ्ट में सेकंड क्लास लिखा है वही ये कैसे आया? तो मैं यहां से यहां गया हूं, तो देखिए n, ये आप जानते होंगे NCR इज इक्वल टू क्या होता है? NCN माइनस R, ये फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
सो एक तो ये यूज किया था, एन सी एन माइनस वाई की जगह मैंने एन सी वाई लिख दिया है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है। कैसी आइडेंटिटी है? सो जैसे आप 5C2 निकाल के देखो और 5C3 निकाल के देखो, सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 5C3 5C5 माइनस 2 है, तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहेगा, तो इसका आंसर 10 आएगा और इसका आंसर भी 10 ही आएगा। 10C4 और 10C6 दोनों आंसर सेम ही आएगा, आप चेक करो, है ना, ये पता ही होगा ऐसे आपको। समझ में हाँ, सो वही हमने किया यहाँ पे कि एनसी एन माइनस वाई सेम एज एनसी वाई, बाकी सेम है। तो अब ये वन माइनस पी था, तो पहले वन माइनस पी को मैंने लिखा, इसको मैंने पहले लिखा, तो ये आप कैलकुलेशन करो तो ये y बचेगा, तो वन पी को y, मतलब क्यों लिख लो चाहो तो क्यों लिख के और आसानी होगी। एक्चुअली इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो ऐसा हुआ है यहाँ पे कि जब x बाइनोमियल n कॉमा p है तो हमारा pmf कुछ ऐसा था, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब मुझे y दे दिया n माइनस x, अब मैंने इसका किया ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला, n चूज y q की पावर y p की पावर n माइनस y। तो इसका नोटेशन ये है, तो इसके हिसाब से ये पीएमएफ है। अब हमारे पास ये पीएमएफ आया, तो मैं इसका नोटेशन क्या लिखूं? सो y इज बाइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर्स? सो जैसे बाइनोमियल np लिखते हैं आप, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं आप, तो इसमें मैं पैरामीटर क्या लिखूंगा यहाँ पे? n और q। हाँ, l और q, क्योंकि ये जो p है उसकी जगह यहाँ पे q है। सो ये चीज हो गया। सर सपोर्ट देखकर भी बता सकते हैं क्या, मतलब ऐसे? सपोर्ट तो सेम ही रहेगा, देखो। सो x की वैल्यू क्या होती है बाइनोमियल में? 0 1 2 अप टू n। अब y तुम्हारा है n माइनस x, तो देखो सपोर्ट क्या होगा बताओ? जब x 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? हाँ, एटलीस्ट सपोर्ट देख के तुम जो गलती कर रहे थे वो नहीं करते, तुम्हें नॉर्मल नहीं दिखता, ये चीज है। हाँ सर वही। हाँ, सो सपोर्ट देख के एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है क्या आंसर करेक्ट हो सकता है, तो नॉर्मल ऐसे ही बाहर हो जाएगा। सो वो है। अब यहाँ पे n माइनस एक्स, जब x 0 है तो वैल्यू n है, जब x 1 है तो वैल्यू n माइनस 1 है, इस तरह से 1 0 तक आ जाएगा, 1 भी आएगा बाद में 0 आ जाएगा। सो 1 0, जब लास्ट वैल्यू n रखेंगे n माइनस n 0, तो 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, तो मतलब y भी डिस्क्रीट ही है, तो इसकी वैल्यू बाइनोमियल ही होगी। बाइनोमियल क्या होगी? तो बाइनोमियल n कॉमा q होगी। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या पूछा है तुमने? ये है f denote the CDF, तो which of the following is not always true for all real values of this? Okay, सो ये सब क्वेश्चंस पहले के ही हैं, तो अच्छा है ना, ये सब जो टॉपिक अभी कर रहे हैं ये थ्योरीज हम पहले कर चुके हैं, नहीं ठीक है, बाइनोमियल तो हमने अभी रिसेंटली किया है, तो उसी पे बेस्ड है। जैसे सीडीएफ पहले कर चुके हैं, अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सीडीएफ हमने पहले ही किया होगा, तो ये उस पे बेस्ड है। सो अभी के लिए ये 4th क्वेश्चन होगा और इसमें 22 नंबर है, तो कह रहा है कि एफ डिनोट द सीडीएफ। सो कौन सा ट्रू नहीं है तुम्हें चुनना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल, है ना। सो फॉल्स चुनना है तुम्हें, फॉल्स चुनना है, ठीक है। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास कि सी, अच्छा ये तो ज्वाइंट का हो गया, ज्वाइंट अभी पढ़ेंगे हम, है ना, तो इसको रहने दो अभी, ये ज्वाइंट अभी हम पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ज्वाइंट सीडीएफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज। सो ये सब तो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हम 9 10th 11th 12th या बीएससी है इस तरह करके हैं, तो वो देख लो, ट्राई करते हैं। सो जो 14 है वो क्या बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। सो सैंपल स्पेस क्या हो गया? फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर ना, तो 1 से 20 तक ये सैंपल स्पेस है। अब तुम्हें क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट, तुमसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x² माइनस 15x प्लस 50 अपॉन x इज लेस देन 0, ठीक। सो एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया हमने पहले 20 नेचुरल नंबर में से,
वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ओके, अच्छा, सो सपोर्ट तुम्हारा 1 से 20 तक हो सकता है ना। मतलब अगर x मैं लेता हूँ, तुम रैंडम वेरिएबल से भी कर सकते हो, मतलब ये तो सैंपल्स में लिख दिया मैंने। x है सिलेक्टेड नंबर। सर नीचे x माइनस 15 है। अच्छा x माइनस, अच्छा डिनोमिनेटर में x माइनस 15 है। ओके ओके, ठीक है। अब हाँ, थैंक यू। सो हाँ ठीक है, तो अब क्या करना है, एक सिलेक्टेड नंबर है इस तरह से ना। चलो ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेशन तुमने किए तो होंगे अभी मैथमेटिक्स में। क्या आपने इस तरह कैलकुलेशन नहीं किए, कैसे इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को? देखो सिंपल है, एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो मुझे बताओ तुम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, कोई भी एक नंबर इसमें से हम उठा लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/20। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था दो तरह का, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो गया। ओके, फॉर ऑल है ना, कोई भी ले लो, तो x बिलोंग्स टू s बोल दिया मैंने। s मतलब ये सेट जो है उसमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी एक x उठा लो तो उससे उसका आंसर वो रहेगा। ओके, तो अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैथमेटिक्स थोड़ा सा आ गया इसमें, तो ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर को तो फैक्टराइज कर सकते हो तुम लोग, बताओ क्या करो फैक्टराइज 15 आ जाए, फैक्टराइज कर पाओगे? 10 और 5, ओके, सो x माइनस 10 x माइनस 5 और अपॉन में है, अच्छा स्मॉल x है तो स्मॉल लेके ही चलते हैं अभी तत्काल। सो x माइनस 15 दिस इज लेस देन 0। आप लोगों ने वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा और बहुत सारे मेथड से सॉल्व करने के। तो सिंपल इसका लॉजिक ये होता है कि आपके पास जो नंबर्स हैं 20 नंबर्स हैं, 1 2 इस तरीके से 20 तक, तो हमें बीच के नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, हमें स्पेशली उन नंबर्स में इंटरेस्ट है जो क्रिटिकल पॉइंट है। सो देखो अभी पर ध्यान से 1 से 20 तक है। अब बताओ, आप जानते हो ना आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, तुम लोग बताओ, सबका अपना अप्रोच होता है, सही सर हो सकता है अपने तरीके से कराते हो, मैं अपने तरीके से कराऊंगा, तो बताओ तुम लोग कैसे करते हो, उसी तरीके से मैं करता हूँ। हाँ, किस किस पॉइंट पे जीरो या नॉट डिफाइंड हो सकता है वो देख लो, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किस किस पॉइंट पे जीरो हो सकता है, तुम ये चेक कर लो पहले। तो देखो न्यूमरेटर जीरो होने पे x अगर 10 हो जाए तो जीरो हो सकता है, 5 हो जाए 15 हो जाए, तो यहाँ पे 5 10 15 ये तीन नंबर है जहां पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जीरो होगा। ओके, अब क्या है यहाँ पे, अब तुम देखो कोई भी नंबर एक उठाओ 1 से 5 के बीच, मेरा ये तरीका है ना, तुम डायरेक्टली बता सकते हो बिना पुट के, लेकिन मैं एक बार चेक करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 से 5 के बीच कोई भी एक नंबर उठाओ, इसमें रख के देखो, बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? चेक कर लो एक बारी, ठीक है ना। सो नेगेटिव पॉजिटिव, या ऐसे तुम्हें याद होगा तरीका, लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर देते हैं ना, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो वेवी कर्व मेथड कहता है, ये जो लास्ट इंटरवल तुम्हारे पास है इस तरह के हो गया। ओके, सो अब मुझे बताओ हमारे पास फेवरेबल रीजन क्या है, ये मैंने नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। अब नंबर लाइन में क्या है, x जब इस इंटरवल में है तुम्हें आंसर नेगेटिव देगा, कौन सी वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं साइन स्कीम, तो मैंने साइन स्कीम बनाए हैं, किसका साइन स्कीम, फॉर दिस x माइनस 15 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 15, इसका साइन स्कीम बनाया। साइन स्कीम का मतलब कि x किस इंटरवल में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये मैंने डिसाइड किया। तो जब x 1 से 5 के बीच लोगे तो नेगेटिव। अच्छा अब थोड़ा पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है उसकी बात कर लेते हैं। इक्वलिटी लगा है क्या? इक्वलिटी नहीं है ना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा रखा है। ओके, तो इक्वलिटी जब लगा ही रखा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। यहाँ इक्वल टू 0 होता, मान लो इक्वलिटी होता, तो फिर हम वो पॉइंट कंसीडर करते हैं जहां पे इक्वल टू 0 हो रहा है। इक्वलिटी लगा ही रखा, तो ये सारे पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, समझ एक्सक्लूड इंक्लूड का मतलब। तो मुझे एक्सक्लूड इसलिए करना है कि इक्वल, मान लो x 10 हो गया तो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। इक्वल टू 0 लेना ही नहीं मुझे लेस देन 0 लेना है, तो मुझे बीच के ही पॉइंट लेने हैं, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, क्रिटिकल पॉइंट वाले जो वैल्यू है। ओके फाइन, तो बताओ जी अब, तो आपका यहां से फेवरेबल रीजन क्या आया, क्वेश्चन का मतलब मेरा ये है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आई, ये वैल्यू नेगेटिव कब कब है, बीच में लेंगे तो और 10 से 15 1 2 3 4 5 पे नहीं, 5 पे 0 हो जाएगा है ना। इंक्लूड नहीं करना 5, हाँ
इंक्लूड नहीं करना 5, वरना 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू नहीं लगा, इक्वल टू लगा होता तो 5 में लेता, इक्वल नहीं लगा हुआ है। ओके आगे बढ़ो। अब 11 12 13 14 जी 11 12 13 14, 10 और 15 दोनों को एक्सक्लूड करना है। 10 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना। अब ये काउंट करो कितने नंबर हो गए, कितने हैं ये 8, तो 8/20 चेक करो, डिस्क्रीट है ना ये, हर पॉइंट पे 1/20 है, तो 8 पॉइंट पे ऐड कर लिया तो 1/20 into 8। चेक करो आंसर है ऐसे कुछ, तो आंसर है, आंसर कर लो इसको। तो कितना, सर ये समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया, एक मिनट 2/10 नहीं सॉरी 2/5। हाँ क्या समझ नहीं आया पता पूछिए, ये अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम समझने की कोशिश तो कर रहे हो। सो लाइक 8/20, क्या इसमें कहाँ समझ नहीं आया? सर ये जो आपने प्रोबेबिलिटी लास्ट लिखा ना, प्रोबेबिलिटी। हाँ देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। ये आपको समझ आ रहा है कि 20 नंबर है, इसमें एक नंबर चुनना है, तो कोई भी एक नंबर चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/20। 1/20। अब बताओ ये चीज कब ट्रू है? अब मुझे बताओ x की ऐसी क्या क्या वैल्यू है जिसके लिए ट्रू है ये, वो देख के बता ना अभी, बता दो भाई। देखो साइन स्कीम है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, अच्छा तो 1 to 5 के बीच में, फिर 10 to 15 के बीच में। x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो प्लस, अब x नेगेटिव चाहिए तो 11 हो सकता है, x12 हो सकता है, x13 हो सकता है और x14 हो सकता है। अब मुझे बताइए x बराबर 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/20। हाँ तो कितना हो गया फाइनल आंसर? x बराबर 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 8/20 आंसर है ना, तो 8/20 ठीक है। सो 8/20, तो 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 4 5 जा 2/5 आ गया। तो इसमें क्या किया, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर दिया, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व कर दिया, ताकि आपको सॉल्व करना आता है नहीं आता है वो चेक कर रहा है। जो नेक्स्ट है x1 x2 xn आर IIT बर्नौली। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x1 x2 xn? तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो उस पे आएगा। तो ये तो खत्म हो गया, अब कौन से क्वेश्चन बचे? सो इधर जो लोगों ने भेजे हैं हो गया ना, ये सब सॉल्व कर दिया इन लोगों ने। ये सब ज्वाइंट अभी पढ़े, इसमें क्या था कि x पॉइजन है, y पॉइजन है, इंडिपेंडेंट है, तो x गिवन x प्लस y बराबर t थ्योरम होता है शायद, थ्योरम में बाइनोमियल 7 कॉमा अच्छा 4/7। हाँ सो ये थ्योरम अभी आज मैं कराता हूँ, इस तरह कुछ क्वेश्चंस अभी थ्योरम्स कराते हूँ क्योंकि ये जरूरी है। जो इसने अप्लाई करके भेजा है, सॉल्यूशन भेज दिया ना, ये समझ आया? जिसका डाउट है देखो किसने भेजा है, नितिन ने क्वेश्चन भेजा है, शिवम ने सॉल्यूशन भेजा है। हाँ जी नितिन, कुछ समझ आ रहा है? ये सॉल्यूशन समझ आ रहा है तुम्हें जो शिवम ने भेजा है? सर सॉल्यूशन तो समझ आ रहा, लेकिन इंडिपेंडेंस का पूछना था ना इसमें। x एंड y इंडिपेंडेंट है तो x प्लस y भी इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है, थ्योरम में सिर्फ x और y इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जो अब स्टेटमेंट आप पढ़ोगे थ्योरम का, तो वहाँ x y इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो x हाँ सर इससे अगला भी है। हाँ अगला है x1 x2 xn IIT बर्नौली है, देन समेशन xi स्क्वायर इज क्या होगा, i फ्रॉम 1 to n का स्क्वायर होगा या नॉर्मल होगा या बाइनोमियल होगा, पॉइजन होगा। देखो ये तो पहली बात, ये तुम्हारा क्या है, डिस्क्रीट है, तो ये डिस्क्रीट ही होना चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल n कॉमा p। हाँ बाइनोमियल n कॉमा p, लेकिन स्क्वायर क्यों लगा रखा है? स्क्वायर है ना, यस सर स्क्वायर। हाँ तो स्क्वायर का दिक्कत है, स्क्वायर नहीं होगा तब हमें होता है सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, बट सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है?
सपोर्ट तो स्क्वायर का भी सेम ही रहेगा। सपोर्ट रहेगा स्क्वायर का मतलब ईच एक्स आई बर्नौली। ओके एक मिनट। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो x का है और जो x स्क्वायर का है वो सेम रहेगा, राइट? मेरा मतलब ये है, ठीक है, आंसर तो बाइनोमियल ही होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मान लो x इज बर्नौली p, ठीक है, देन y बराबर x स्क्वायर है, इज क्या होगा? ऑप्शन ए बर्नौली ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? सो अभी के लिए 5वां क्वेश्चन है, अभी जो क्लास में कर रहे हैं। सो क्या लिख दिया? 4 तक 14 लिख दिया। ओके सो हमने मतलब मैं ऑर्डर में करता हूँ, 3 ये 4 4 था। सो दिस वाज द 4th क्वेश्चन एंड अभी 5th करते हैं। सो यहाँ क्या कर रहा हूँ, x बर्नौली p है, सो y बराबर x स्क्वायर है, तो क्या होगा? बर्नौली p स्क्वायर है ना, या हो जाएगा बाइनोमियल 2 p हो जाएगा, है ना? बर्नौली इज सेम एज बाइनोमियल 1 p, तो यू नो ऑलरेडी। d हो गया, जैसे बोला उसने काई स्क्वायर, मान लो 2 बोल दो, बताओ क्या होगा इनमें से? बर्नौली p। ठीक है, तो सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, आप भी कर पाओगे। तो हमें इसके बारे में पता है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 इज p एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इज 1 माइनस p। ये होता है बर्नौली, इतना ही है। अब मैं जब निकालूंगा y का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मान लो y बराबर 1, मैं y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, मतलब x स्क्वायर का निकाल रहा हूँ एक्चुअली। सो x स्क्वायर बराबर 1, तो जब x स्क्वायर बराबर 1 तो x की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है। तो x की वैल्यू जो -1 है, तो -1 सपोर्ट के बाहर है, क्योंकि बर्नौली में सपोर्ट क्या है? 0 या 1 ओनली। तो जो सपोर्ट के बाहर की वैल्यू उस पे मास 0 होता है, तो यहाँ पे -1 पे मास 0 है, सिर्फ 1 पे जो था वही आएगा। तो x बराबर 1 और 1 पे जो p था वही आ जाएगा। सिमिलरली y बराबर 0, सो x स्क्वायर बराबर 0, सो x बराबर 0 और ये हो गया 1 माइनस p। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि y बराबर जो x स्क्वायर है वो भी बर्नौली p है, 1 पे मास है p और 0 पे मास है 1 माइनस p, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये भी बर्नौली p ही रहेगा। तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो अगले थ्योरम्स दिखाता हूँ, वो वाला जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे। देखो सो क्या हो गया? नेट वाई पेज दिखा दीजिए। जी जी जी, सो समझिए इसको। अगर क्वेश्चन पूछे तो पता चले ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे ये भी आइडिया लग रहा है मुझे कितना थ्योरी पढ़ाना है ना? तो क्वेश्चंस के बाद ही समझ आता है। ठीक है ना, यहाँ तक? ओके आ गए। सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुम्हारा है उस पे आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन तुम्हारा था कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है दे आर IID बर्नौली p। सो आईडी मतलब बताया तुम लोगों को, इंडिपेंडेंट है सारे डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, वो बर्नौली p है। तो अभी मैंने दिखाया जैसे कि तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, ये भी क्या है? दीज आर IID बर्नौली p ही है। क्यों है? क्योंकि हमने पीछे प्रूफ किया है लास्ट स्लाइड में कि स्क्वायर कर देंगे तो भी वो बर्नौली ही रहेगा।
और अब बर्नौली का सम क्या जानते हैं हम लोग, सम ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल i फ्रॉम 1 to n कितना होता है, बाइनोमियल, तो ये आपका n, p हो गया, क्योंकि बर्नौली मींस बर्नौली इज आल्सो बाइनोमियल 1, p है ना, ये दिस इज सेम एज बाइनोमियल 1p, तो सम करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, तो सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। चलो और कोई क्वेश्चन रह गया, चलो तो अच्छा डाउट पूछ लिया तुम लोगों ने, है और भी है। म्यू क्या लिख रहे हैं, म्यू आर डैश नोट आरएथ फ्रॉम मोमेंट एंड आरएथ फैक्टोरियल मोमेंट, अच्छा एक तो ये लोग डिफाइन करना चाहिए इस तरह के टर्म्स को, ये कुछ भी लिख देते हैं, तो फिर तुम्हें रिलेशन ढूंढना है इसमें, के आर एंड दिस नोट द आरएथ कॉन्गुलेंट एंड, अरे क्या ये तुम्हारे सिलेबस में है ये सब, ये कहाँ का पेपर का भेज रहे हो तुम, सर मोमेंट्स था ना सिलेबस में, हाँ मोमेंट तो था, लेकिन फैक्टोरियल मोमेंट नहीं है सर। फैक्टोरियल मोमेंट रॉ मोमेंट ये सब तुम्हें होगा डिफाइन करेगा एक्चुअली, वो ऐसे नहीं देगा। ठीक है सर। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाले पेपर में कोई डाउट है तो बताओ, जो BHU DU इस तरह के पेपर्स जो हैं उसमें स्पेशली देखो पहले उससे क्वेश्चन जो हैं, डाउट है बताओ आगे, चलो आगे मैं कुछ कंसेप्ट्स करा देता हूँ इस तरह के जो थ्योरम्स है उसके मैं वो करा देता हूँ। सो अगर ये थ्योरम्स मतलब एक सीक्वेंस में लिखवा दीजिए सर, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिखवा दिया ना पहले बर्नौली में। हाँ वैसे ही करा देता हूँ है ना। एक्चुअली इसमें क्या है ना, कभी बीच में मैं सोचा ज्वाइंट के बाद से कराऊं, लेकिन दोनों ना कई बार मिक्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं। देखो सो तुम लोगों को कराया गया था, पहले कराया गया था डीजेनरेट है ना, तो मैंने ये बताया होगा, मैं कुछ थ्योरम्स ऐसे लिखा देता हूँ है ना। सो चलो मान लो ऐसे थ्योरम्स मतलब रिजल्ट है, तो ये ध्यान ये रखना है, इस तरह एक क्वेश्चन है, कई बार थ्योरम डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, कई बार इसको अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। सो जैसे पहला थ्योरम ये है कि x अगर डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, ये मैंने लिखाया भी होगा। सो क्या होता है, इसका वेरिएंस कितना आता है, 0, और वेरिएंस 0 है तो डीजेनरेट होगा, सो इसका वेरिएंस होगा 0 होगा, और अगर वेरिएंस 0 है किसी रैंडम वेरिएबल का तो डीजेनरेट ही होगा, ठीक है। अब जब मैं लिख रहा हूं तो इसका ये थ्योरम 1 हो गया। थ्योरम 2 ये है कि जो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट टू ऑल रैंडम वेरिएबल्स, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, तो डीजेनरेट हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, खुद को छोड़ के। अच्छा खुद के साथ भी हो जाएगा क्या, हाँ ये खुद के साथ भी इंडिपेंडेंट होगा। मान लो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a है ना, सो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू a इंटू x इज इक्वल टू a, इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए ना, तो ये ज्वाइंट लिख दिया मैंने। सो यहाँ से क्या मतलब है, ये तो सेम ही चीज लिख दिया मैंने, सो ये तो सेम ही बात है ना, 2 बार लिख दिया, और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद के स्क्वायर के इक्वल है, 1 एंड 0, तो 0 यहाँ होगा नहीं, क्योंकि PMF होने के लिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a या तो 0 या 1 होगा, ठीक है। तो तुम ऐसे भी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, कोई नंबर जो अपने स्क्वायर के इक्वल है तो 0 या 1, बट अगर तुमने ऐसा ले लिया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू है ना, a को 0 ले लिया, सो ये PMF नहीं बनाएगा, दिस इज नॉट अ PMF है ना। PMF तुम्हें पता है क्या होता है, PMF का टोटल सम 1 होना चाहिए, तो वो नहीं आएगा, सो इसलिए ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल है जो खुद के साथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब x इज इंडिपेंडेंट विथ x, तो वो x क्या है,
कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो? डीजेनरेट होगा। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल खुद के साथ अकेला डिस्ट्रीब्यूशन है जो खुद के साथ इंडिपेंडेंट होता है, बाकी कोई और एक्स एक्स के साथ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, डिपेंड करेगा, पर डीजेनरेट है जो खुद के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, सो ऑल रैंडम वेरिएबल्स है ना, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ओके, चलो ये प्रूफ ये था, इसका प्रूफ भी ये। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, डिजेनरेट से शुरू किया था हमने क्लास, फिर डिजेनरेट के बाद हमने बर्नौली स्टार्ट किया होगा, है ना। सो बर्नौली स्टार्ट किया, तो एक तो स्टेटमेंट अभी तुमने देखा है कि मान लो थ्योरम 3 या रिजल्ट 3 है ना, जैसे भी याद रखो, या रिमार्क लिखता हूं, बात वही है, थ्योरम लिख देता हूं। सो इसमें ये है कि इफ, जैसे सिंपली आसानी से लिख देता हूं, x1, x2, xn आर IID बर्नौली P, देन जो समेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, मतलब समेशन xi I फ्रॉम 1 to n, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो ये हो गया आपका बाइनोमियल n, p। अच्छा, इसी में थोड़ा एक्सटेंड करूं, थ्योरम 4, इफ x1, या मैं ऐसा लिख दूं कि इफ xi is binomial ni, p, मतलब समझ रहे हो ना, x1 बाइनोमियल n1p है, x2 बाइनोमियल n2p है, x3 बाइनोमियल n3p है, तो n डिफरेंट है फॉर ऑल i बराबर 1 2 अप टू मैं m तक ले रहा हूं, ठीक है, i की वैल्यू 1 से m, देयर आर m रैंडम वेरिएबल्स, देयर आर m नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो देन तुमसे पूछ रहा हूं समेशन xi I फ्रॉम 1 to m, बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सो बाइनोमियल, देखो यहाँ पे तुम नोट करो क्या हुआ, ये बर्नौली P जो था, दिस इज सेम एज बाइनोमियल 1p, तो 1 1 1 1 ऐड हुआ n टाइम, ये जो 1 था ये n टाइम ऐड होके यहाँ पे बाइनोमियल np बना दिया, सेम चीज यहाँ पे है। सो यहाँ xi जो है बाइनोमियल nip है, तो सम करोगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 सब ऐड होता जाएगा, तो ये समेशन ni कॉमा p हो जाएगा। सो इस तरीके से हो गया, ठीक है, तो ये थ्योरम 4 हो गया। ये बर्नौली और बाइनोमियल को रिलेट करने के लिए ये थ्योरम था। सिमिलर लॉजिक पे, सिमिलर वे में आपको नेक्स्ट लिखूंगा मैं, 4 था ना ये, तो 5वां थ्योरम देखो कि लेट x1, x2 up to xn be IID geometric P, then summation xi I from 1 to क्या लूं मैं n, क्या होगा ये? सो ये होगा नेगेटिव बाइनोमियल, तुमने बताया था ना कि नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक का तुम ऐड करते हो तो नेगेटिव बाइनोमियल आता है। सो नेगेटिव बाइनोमियल n, p हो गया, मैं r ले सकता था, हालांकि नोटेशन में r, p आता है, मैं n लिया हूं इसीलिए इनको, है ना, r होगा तो r हो जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब ये जो ज्योमेट्रिक है, दिस इज सेम एज नेगेटिव बाइनोमियल 1, p, नेगेटिव बाइनोमियल जनरली rp नोटेशन होता है, तो r की जगह n लिया मैंने। फिर ऐसे ही नेक्स्ट तुम लिख सकते हो थ्योरम 6, और ऐसा नोट चाहो तो कर सकते हो, मैं वेट कर सकता हूं अगर समझ मेन समझना है। ठीक है, तो सिमिलर में मैं लिखूं मैं कि लेट
x1 x2 या जैसे मैं लिखा था लास्ट थ्योरम कि लेट xi इज नेगेटिव बाइनोमियल, मान लो ri कॉमा p या ni कॉमा p लिख सकता हूँ. सो फॉर ऑल i फ्रॉम लेट्स से 1 to अप टू m, जैसे पिछला क्वेश्चन था उस तरह से. सो उसको भी मैं चलो ni बना देता हूँ. सो ni i फ्रॉम 1 to, सो देन समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नेगेटिव बाइनोमियल समेशन n ठीक है. सो नेगेटिव आया यहाँ समेशन ni फ्रॉम 1 to m, मैंने m तक लिया है, कॉमा p. तो कहने मतलब ये है कि ज्योमेट्री का सम नेगेटिव बाइनोमियल है, दो नेगेटिव बाइनोमियल का ऐड करोगे तो नेगेटिव बाइनोमियल ही रहेगा, दो बाइनोमियल का ऐड करोगे बाइनोमियल ही रहेगा. बट कंडीशंस है थोड़े से कि ध्यान रखना p कॉमन है ना, p कॉमन होने चाहिए. सो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक से रिलेशन. ठीक है. सो नेक्स्ट ये मान लो ऐसा हो कि इफ मान लो ऐसा ज्यूम करो x1 x2 xn जो है IID ज्योमेट्रिक है, या x एंड y सिर्फ दो लेते हैं. ठीक है, x एंड y भी IID ज्योमेट्रिक p. ओके, ज्योमेट्रिक कौन सा वाला है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्रिक कौन सा है. तो उस केस में देन आपसे पूछा जा रहा है x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्या होगा? नहीं, हाँ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म. सो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्चुअली, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट होगा. ठीक है ना. अब डिपेंड करता है सपोर्ट क्या है उसके हिसाब से. जैसे अगर मैं इन पर्टिकुलर लिखूं, सो दैट इज अगर तुम्हारा सपोर्ट है लेट्स से 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, सो अगर सपोर्ट तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो पीएमएफ तुम्हारा वो वाला है जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिक है, तो मान लो ऐसा है ज्योमेट्रिक में जो है कि x इज इक्वल टू x होता है q इंटू पी की पावर x, जहाँ x 0 1 2 डॉट डॉट इस तरह से है ना. अच्छा, सेम y का भी ऐसे ही होगा क्योंकि दोनों IID है ना. सो IID है तो उल्टा लिख दिया ना मैंने. सो बता रहे थे मैं ये कर रहा हूँ q इन p इंटू क्यू ना, p इंटू क्यू की पावर x. सो y कर लो. तो अगर मैं इसी थ्योरम को दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, कि ये थ्योरम नाम से लिख दूं, चलो थ्योरम से ही लिख देता हूं कि दोनों ज्योमेट्रिक है एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, एंड दिस टू आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट दे रखा है तुम्हें. सो अब तुमसे ये पूछा जा रहा है
कि देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t, ये कितनी आएगी बताओ। पहले तो ये बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे क्या हो सकती है इस केस में, ये जो x है ये क्या क्या वैल्यू ले सकती है। सोचो, मैं इसी थ्योरम को रीराइट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। जो ऊपर लिखा है ये 6 था ना, तो जो थ्योरम नंबर 7 है उसी को मैं थ्योरम 8 बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर इस पीएमएफ के लिए। थ्योरम 7 को ही रीराइट कर रहा हूँ मैं, पर थोड़ी और एलोबोरेट कर रहा हूँ मैं इसको। सो बताओ, पहले बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है अगर x प्लस वाई टी है तो, और x y यहाँ तुम्हें दिख रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? अगर x प्लस वाई टी हो गया है तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -5। नहीं तो समझे नहीं, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है एक एक करके बताओ। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 to infinite। इनफाइनाइट हो सकता है। मान लो ऐसा है कि चलो x को मैं रख देता हूं t प्लस 2, तो क्या x की वैल्यू t प्लस 2 हो सकता है? तो सम t कैसे आएगा? तुम y क्या लोगे इनमें से बताओ। अगर मैं x को 0 मैं t प्लस 2 ले लिया तो y क्या लोगे? -2 -2 है यहाँ पे, नहीं फिर कैसे लोगे फिर? नहीं, तो x कहां से कहां तक हो सकता है अभी तुम्हें से सही बता। टी लेंगे क्या? हाँ 0 से t होगा, बाकी लोगों को भी समझ आना चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो t 50 हो गया तो मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि x क्या क्या हो सकता है। तुम बोल रहे हो x इंफिनिटी हो सकता है। अब x 100 कैसे होगा? x 100 होगा तो y को -50 होना पड़ेगा। y -50 कैसे हो सकता है? y तो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, x भी नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी यहाँ ले रहा है। तो x y दोनों नॉन नेगेटिव है और दोनों का सम t हो रहा है। सो x y नॉन नेगेटिव है, सम t है, तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके, तो दिख रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा? सम t तक ही फिक्स है, तो t से आगे नहीं जा सकता। अब ये कितने नंबर्स हैं, काउंट करो, ये कितने नंबर्स हैं 0 से t तक? ये कितने हैं? +1। तो यहाँ हो जाएगा 1/t+1। ठीक है, मैं क्या लिखा था? यूनिफॉर्म डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म क्या होता है? जितने उस सेट में पॉइंट है, जो तुम्हारा सपोर्ट है, सपोर्ट में जितने नंबर है उन सब पे इक्वल मास है, तो सब पे मास है 1/t+1, चाहे x कोई वैल्यू ले रहा हो। सिमिलर वे इसी का मैं दूसरा वर्जन लिखूं इस थ्योरम का, थ्योरम 9। इसमें क्या है कि इफ x ज्योमेट्रिक है, ये वाला कौन सा वाला? p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1 वाला, 1 2 3 वाला, एंड प्रोबेबिलिटी y जो है ये भी ऐसे ही है, p इंटू क्यू की पावर y माइनस 1 y 1 2 3 डॉट 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 वाला। अब यहां पे क्या है? एंड दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t क्या होगा? तो इससे पहले बताओ x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x y 1 से स्टार्ट हो रहा है, x प्लस वाई का सम 1 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इस केस में जब x प्लस वाई t है, सॉरी x प्लस वाई t है। 1 to t। तो x अगर तुमने 1 ले लिया तो y क्या लोगे? ठीक है ना, x अगर 1 ले लिया हमने तो y क्या ले सकते हैं? t-1। ठीक है, तो 1 से लेकर कहां तक? अच्छा, अगर तुमने x को t ले लिया तो y क्या लोगे? 0 0 है क्या? t-1 लेंगे। अरे हाँ, मतलब वही। वो तो समझ गया। तो फाइनल बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 to t-1। 1 से t। यस, सो 1 2 3 अप टू t-1। और ये कितने नंबर्स हैं? टोटल t-1 नंबर्स हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट इस सपोर्ट पे होगा, ये सपोर्ट लिख रहा हूं इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सपोर्ट लिख रहा हूं।
तो यहाँ आंसर होगा 1/t-1। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट तो है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इस थ्योरम में कि ज्योमेट्रिक में 2 पीडीएफ है, 2 पीएमएफ है, सो उस 2 पीएमएफ के हिसाब से 2 अलग अलग है ना। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट तो ठीक है, अगर इस तरह केस आ गया तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा वाला ये है, तो उसके हिसाब से 1/t+1 या 1/t-1, ये उसके हिसाब से आएगा कि वो ज्योमेट्रिक कौन सा वाला है, नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, नंबर ऑफ फेलियर वाला है। इसमें y की सपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ वो ऑब्वियसली आ जाएगा ना, सम t है, तो जब तुम x को 1 रख रहे हो तो y तुम्हारा हो गया t-1, जब x को 2 रख रहे हो y t-2 हो गया, जब x को t-1 रख दिया y 1 हो गया। तो डिपेंडेंट है दूसरे पे, डिपेंडेंट इन द सेंस यहाँ पे सम t फिक्स कर दिया, इसीलिए यहाँ पे सम t हो गया ना, तो दोनों का सम t आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। हालांकि तुमसे अगर ये पूछ लेगा तब भी आंसर में कोई फर्क होना ही नहीं है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी यही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ लिखा है ना आईआईडी है, मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही तो है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है, डिफरेंस क्या आएगा? एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ भी वो लिख सकता हूँ मैं। ये हो गया, सेम बात। तो यहाँ जो मैंने लिखा यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, y गिवन x प्लस y इज इक्वल टू t, ये भी यूनिफॉर्म डिस्क्रीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरे कलर से लिखना चाहिए। देख लो, अभी डाउट है, जो अभी तक करा है उसमें डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक में और यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में रिलेशन। ठीक, हाँ सर। हाँ तो मेरा क्लास चल रहा है, कितना चंदा लेते हैं आप लोग? तो आप करते क्या, आप लोग किस चीज का चंदा लेते हैं, तो क्या करना है? पूजा के, कौन सा पूजा आप लोग? कब है? ये 27 मार्च को है। सबसे लेते हैं आप लोग? हाँ सबसे लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। ये लीजिए, क्या नाम है लिखे? नाम बोलिए तो संतोष कुमार जी। ओके, एक मिनट। सो चलो तो आगे देखते हैं। बाकी तुम लोग ऐसे जानते ही हो, एक ना मेमोरीलेस प्रॉपर्टीज होती है कि तो ये कौन सा 10 हो गया कि इफ x is discrete random variable such that probability, मान लो ऐसा है, क्या लिखते हो तुम लोग, x more than equal to t plus s given x more than equal to t is equal to
दिस तो या स्ट्रिक्ट सेंस में अगर तुम देखो डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो ये आएगा कि जब x मोर देन t प्लस एस है, अब तुम्हें बता रखा है x मोर देन t है, तो x कैन बी मोर देन इक्वल टू s। सो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला है याद है तुम लोगों को? मेमोरीलेस। हाँ, ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है ना। सो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जस्ट x की वैल्यू t प्लस एस से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर तुम्हें पता है कि x t से ज्यादा है, तो तुम्हें पता है ये x t से ज्यादा है तो t से काउंट करना शुरू करो। तो मैं तुमसे पूछूं t से t प्लस s के बीच कितना गैप है, सोचो ये भूल जाता ना, तो यहां से क्या s है ना, तो s से ज्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी होगी x को t प्लस s से ज्यादा होने की। भाई मतलब x मोर देन t बता रखा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी x t प्लस s से ज्यादा होगा, जब तुम्हें पता है t से ज्यादा है तो ये वही प्रोबेबिलिटी होगी जो s से ज्यादा होगी। तो यहाँ क्या है, दिस सच दैट, तो यहाँ होता है इफ एंड ओनली इफ, ये डबल इंप्लाइज है, दोनों तरफ से ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ x इज जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ओके और यही चीज उसके लिए भी ट्रू होता है, एक्सपोनेंशियल में भी सेम चीज लिख सकते हैं हम। सो अगर मैं लिख ही रहा हूं तो मैं से एक साथ लिख देता हूं। तो जो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है सो सेम चीज है, बस डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, है ना। सो डिस्क्रीट की जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सो क्या होगा यहाँ पे कि मान लो ऐसा है इफ या एक्स इज तो ऐसे लिख लो। ओके सो एक्स इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये साथ में बस इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेमोरीलेस प्रॉपर्टी एक जगह हो जाएगा। सिर्फ दो ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एक डिस्क्रीट में एक ज्योमेट्रिक और कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल। So x is continuous random variable such that x is continuous random variable such that probability x is more than मान लो s plus t given x more than t, ये तो सेम बात है t plus s plus t। So this is same as probability x more than equal to s, चूंकि continuous है equality है कोई importance है नहीं। So this result is if and only if I double f x is exponential random variable, है ना। ओके सो ये थ्योरम हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, अभी इस पे क्वेश्चन भी था, इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी तक ना। सो 11 हो गया, थ्योरम नंबर 12। ये सब रिजल्ट है जिसपे बेस तुम्हें क्वेश्चन स्ट्राइक, मतलब एग्जाम में कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं या कई बार इस पे यूज क्वेश्चन आते हैं। सो थ्योरम एक बार लास्ट पेज दिखा दो। जी सो
हो गया? ओके। अब क्या मान लो ऐसा है कि लेट इफ x इज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मान लो विथ पीएमएफ, तो मैं पीएमएफ दे देता हूँ। सो विथ पीएमएफ, पीएमएफ क्या लिखूँ इसका मैं? सो इसका पीएमएफ ट्राई करके देखो कौन सा। तो यहाँ मान लो ऐसा लिखता हूँ, ये वाला पी एम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है क्यू इंटू पी की पावर एक्स, है ना? क्यू की पावर एक्स इंटू पी। अरे एक मिनट। सो क्यू इंटू पी की पावर एक्स, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट है। तो अब क्या करना है मुझे? ठीक है, एक्स ज्योमेट्रिक है, मैंने पीएम दे दिया। तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा एक्स के बजाय मैं n रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ। सो x1 x2 अप टू xn दे आर IID ज्योमेट्रिक, ऐसा लिख लो। x1 x, हाँ आपने गलती से पी की पावर एक्स लिख दिया। फिर से, अरे यार एक मिनट, वो ना मेरे दिमाग में पता नहीं वैसे लिख देता हूँ, रुक जाओ। सो जियोमेट्रिक p है ना, ये मैं ना अक्सर ये उल्टा कर देता हूँ। फिर से हाँ, फिर से देखना क्या था, p इंटू क्यू की पावर x, है ना? फिर से गलत, अब सही है। सो x1 x2 xn भी IID ज्योमेट्रिक p, ये pmf दे दिया मान लो। सो तुमसे ये पूछ रहा हूँ मैं कि जो मिनिमम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। हालांकि प्रूफ इसका हम लोग कर सकते हैं। देन जो मिनिमम है इन सब का x1 x2 xn, या इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, तो ये इसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ गया, ये आगे हम करेंगे और से अभी समझ लो, देखा तो होगा पहले तुमने भी। सो जस्ट समझते हैं थ्योरम क्या है। सो ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ? सर इन जनरल जो फॉर्मूला होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, उसमें रख के आएगा क्या? नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस के लिए है। फिर से जो फॉर्मूला तुम जानते हो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF का, वो कॉन्टिन्यूअस के लिए है। यहाँ पे डिस्क्रीट के लिए तुम्हें अलग से निकालना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ। सो फॉर्मूला डिस्क्रीट कंटिन्यूअस के लिए, डिस्क्रीट के लिए नहीं है। सो दिस इज, अरे ये तो अपनी मर्जी से, चलो इसको हटाओ, तुम कोई भी पीएमएफ लो, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये x1 x2 xn IID ज्योमेट्रिक p है, तो जो मिनिमम होगा वो भी ज्योमेट्रिक ही होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो जियोमेट्रिक, ठीक है? और सेम चीज एक्सपोनेंशियल में भी होता है। सो दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर। सो यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? 1 माइनस, हाँ ब्रैकेट 1 माइनस p की पावर q। k क्या है? तो जो भी हम वो दे रहे हैं आई डिस्ट्रीब्यूशन n, ठीक है, मैंने n नंबर रैंडमली है, n। हाँ ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। बीच में लिखा जो भी तुम पीएमएफ लोगे ज्योमेट्री का, उसके हिसाब से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज एक्सपोनेंशियल में भी ट्रू है कि मिनिमम जो फर्स्ट, अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन भी था, अभी जो क्वेश्चन आज तुम लोगों ने पूछा होगा उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, हाँ सर ऐसा यही है। माइनॉरिटी है सर इसमें एक्सपोनेंस।
एक मिनट में दिखाता हूँ क्या था। अच्छा बर्नौली था। सो उसमें क्या बर्नौली था, एक मिनट let me check। ओके तो यहाँ बर्नौली का था और एक सो ऐसे ही इसका भी आ जाएगा ज्योमेट्री का चाहिए मैंने, ठीक है। सो ये हो गया ज्योमेट्री का, ऐसा है। बर्नौली के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए देखेंगे तो अभी। एनीवे जैसे मान लो मैं तुम्हें, अच्छा वो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन है तुम्हारे जो पूछा गया है, जो तुमने पूछा था करके देखते हैं, आगे फिर दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना, जब ये टॉपिक करेंगे ऑर्डर स्टैट्स। अभी देखो ये मुश्किल नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन देखो जो अभी पूछा था, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें। सो ये क्वेश्चन था कि, अच्छा इसको मैं ना थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। चलो सो वो जो क्वेश्चन, अच्छा प्रूफ भी हालांकि मैं इसको करूंगा तो उस तरीके से ही करूंगा जिस तरीके से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो देखो इससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा इसका प्रूफ कैसे होगा। सो ये जो क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन कर देता हूँ, इसके थ्रू इसका भी प्रूफ उस तरह से आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा इसमें था x1 x2 xn आर बर्नौली, है ना, बर्नौली P है तुम्हारे पास। ओके अब तुमसे पूछ रहा है कि what is the expectation of minimum of x1 x2 xn, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये पूछ रहा है तुमसे कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन है। तो देखो मैं ये करके दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज क्या, मैं चलो मान लो अभी मैंने x1 तुम्हें पता ही है कि मिनिमम होता है सबका, मैं ये नाम दे दिया। अब मुझे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। और डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तुम्हें पता है इसका सपोर्ट क्या है भाई, बर्नौली का सपोर्ट क्या होता है, 0 1। तो अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है, तो मैं देखो लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 xn इज 0। अब बताओ ये जो वैल्यूज हैं x1 x2 xn, इसकी या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, और सबका मिनिमम 0 है। इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। तो मुझे इसको, तो पहले मुझे 1 निकालना चाहिए। सो ये आसान रहेगा, इक्वल टू 1। चलो अब बताओ, मैं पहले 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि मिनिमम 1 है। तो ये नंबर्स हैं, n नंबर्स तुम्हारे पास, सबकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि सबका सपोर्ट 0 1 है। अब मिनिमम इसका 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, 0 हो गई। हाँ अरे n नंबर है मेरे पास, सारे 1 होंगे। हाँ सारे 1 होंगे ना, तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। मैं बोल रहा हूँ इन सब में जो मिनिमम है 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी 0 होता है, इनमें सब 0 आंसर आ जाता फिर तो मिनिमम उसका। तो इसका मतलब मिनिमम 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी 1 इसमें 0 नहीं है, सारे 1 ही हैं। तो 1 1 1 वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। भाई बर्नौली का सपोर्ट 0 या 1 होता है, वैल्यू या तो 0 रखेगी या 1 होगी, सक्सेस या फेलियर। सो इस तरीके से, तो इसका मतलब सब 1 ही है, x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, xn भी 1 है, इसीलिए मिनिमम 1 आया है। अगर कोई भी एक 0 होता तो मिनिमम 0 आता। अब अब ये सब 1 है, इसका मतलब सब तो आया भी है ना। तो ये तो वही हो गया कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 इसकी पावर n। अब बताओ x1 इज इक्वल टू 1 की पावर क्या है, आई मीन प्रोबेबिलिटी क्या है,
ये आपका p की पावर n आ गया, राइट। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी p की पावर n है, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देखो यहाँ सपोर्ट 0 या 1 है, तो यहाँ भी सपोर्ट 0 या 1 ही होगा, कोई नया वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, तो यही दोनों रहेगा, मिनिमम या तो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आप लोग भी बताओ मुझे, बोलो भाई। तो 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर देंगे क्योंकि सपोर्ट में 2 ही पॉइंट है, तुम्हें पता है ना, यहाँ p, तुम्हें ये सबको ये पता है ना कि x1 की वैल्यू 1 होने पे p है, और x1 की वैल्यू 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस p है। तो सेम चीज यहाँ करो ना, 1 होने की प्रोबेबिलिटी p की पावर n है, तो 0 होने की क्या है 1 माइनस p की पावर n, क्योंकि वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, 0 1 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब बताओ इसका एक्सपेक्टेशन बताओ, मीन निकालना आता है तुम लोगों को किसी रैंडम वेरिएबल का, तो बताओ इसका मीन क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा, p की पावर n। ठीक है। तो 1 इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो p की पावर है। तो देख लो उसमें एक ऑप्शन होगा ये, ऐसे सो इस तरह से ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। वैसे यहाँ पे करूंगा तो उस तरीके से मुझे इसमें देखना पड़ेगा, लेस देन मोर देन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एक्चुअली 0 1 नहीं है, यहाँ सपोर्ट 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो मुझे मोर देन लेस देन करके करना पड़ेगा। बट प्रूफ यू कैन चेक इन बुक से देख सकते हो, यहाँ पर 0 1 था इसलिए इस तरह से आसानी से हो गया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो मुझे मोर देन x लेस देन x करके करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। एनीवे कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर सारे रैंडम वेरिएबल ज्योमेट्रिक है तो मिनिमम भी ज्योमेट्रिक होगा। यहाँ से एक चीज मैंने और भी प्रूफ कर दिया है कि सारे बर्नौली है तो मिनिमम भी बर्नौली ही होगा, ठीक है ना, बर्नौली है ये, बताइए अगर बर्नौली है तो अक्सर मिनिमम भी बर्नौली होगा। फिर ऊपर वाले में हम CDF का यूज करेंगे ना। हाँ उससे करेंगे प्रूफ अगर करेंगे तो। मिन मैक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एनीवे तो थोड़े आगे बढ़ता हूं मैं। सर इसमें मैक्स पूछो तो तब भी सेम ही आंसर होगा। अच्छा इसमें ये हाँ, अगर मैक्स पूछा होता तो मैक्सिमम 1 कब होगा, तो 1 ही देगा मैक्सिमम। तो चलो देख क्वेश्चन में नया बना, चलो इसको करके देखते हैं, तुम लोग आंसर बताओ। हालांकि रिलेटेड ही होगा बट आंसर सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा सा लगाएगा, ठीक है, करके देखो अभी समझ आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इससे रिलेटेड है कि लेट x1, x2 अप टू xn बी बर्नौली p, ठीक है, बर्नौली p। तुमसे ये पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा बर्नौली क्या है, IID बर्नौली है, दिस ये सब क्या है, IID बर्नौली है, ठीक है, देयर IID है। दूसरा क्या पूछ रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए p की पावर n, ऑप्शन बी 1 माइनस p की पावर n, ऑप्शन सी 1 माइनस p की पावर n, ऑप्शन डी 1 माइनस p की पावर n। बताओ। सर ऑप्शन बी। अरे एक मिनट, सॉरी मिनिमम लिख दिया, मुझे मैक्सिमम लिखा ना। अब मिनिमम तो हमने अभी किया है ना इस क्वेश्चन में, मिनिमम का तो हमने यहाँ किया है, तो मिनिमम का p की पावर n आया था, है ना, एक्सपेक्टेशन। अब मुझे मैक्सिमम का चाहिए, तो मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम का। हाँ ये क्या होगा, क्या आपका डी आ रहा है, यस सर। अच्छा कुछ का सी भी आ रहा है, कुछ का डी भी आ रहा है, ठीक है ओके। बाकी लोग बताओ। चार्ज हो गया। बताओ भाई बाकी लोग, सिर्फ 2 लोगों ने आंसर बताए हैं, एक सी एक डी। बाकी कोई पॉइंट, मान लो एग्जाम में अगर तुम्हारा आएगा तुम कुछ तो करके आओगे ना, मान लो तुक्का ही लगाओगे तो क्या लगाओगे तुम बताओ मुझे।
तो क्या है यार, तुम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हो, बताओ। सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो ढंग से कर रहे हैं कुछ। देखो यहाँ पे अब मैक्सिमम है, तब यहाँ सोचूंगा मैं कि जो मैक्सिमम सबका है x1 x2 xn, चलो मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम 0 है। मैक्सिमम 0 करना आसान है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सबका 0 कब होगा? जब सब जीरो होंगे। जब सब 0 होंगे। ये ध्यान, यहाँ लॉजिक यहाँ ये था, यहाँ मैंने पहले 0 से स्टार्ट किया था बट लगा उसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर 1 से स्टार्ट किया। फिर आया था कि अच्छा मिनिमम 1 है तो जब सबको 1 होना पड़ेगा। यहाँ ऐसे अब कर रहा हूँ, मैक्सिमम 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं, तो ये सबको 0 होना पड़ेगा। x1 को भी 0, x2 को भी 0, xn को भी 0, तो सबको 0 होना है। तो और ये IID है, तो IID है तो x1 बराबर 0, इसकी पावर n हो गई, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 माइनस p की पावर n हो गई। तो मैक्सिमम को 0 होने की प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब ये कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसके 0 होने की ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 माइनस 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1 माइनस p की पावर n। अब यहाँ से हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं, तो ये भी बर्नौली ही हो गया, मिनिमम मैक्सिमम दोनों बर्नौली ही होगा अगर x बर्नौली है तो। तब यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? 0 इंटू दिस 1 इंटू दिस। क्या आंसर आया? सो 1 माइनस 1 माइनस p की पावर n d, ठीक है। तो सर बेटा डी नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ एक बार चेक कीजिए। पहले तो आप ये बताइए, पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ आया था? यहाँ हम क्या कर रहे थे? यहाँ मिनिमम का एक्सपेक्टेशन निकालना था मुझे, और अब क्या हो रहा है? अब मुझे मैक्सिमम का निकालना है, तो है ऑलमोस्ट सेम ही चीज। तो यहाँ मैंने पहले प्रोबेबिलिटी निकाला, मिनिमम 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो n नंबर से इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। उन सबका मिनिमम 1 तभी होगा जब सबको 1 होना पड़ेगा, ऑल आर 1, तभी मिनिमम 1 आएगा। क्योंकि एक भी 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 1 में मिनिमम 0 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट किया कि मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 रखा। 1 क्यों नहीं रखा मैं? 0 ही क्यों रखा? अगर मैं 1 रखता, मैक्सिमम 1 है, तो डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 1 है ना, तो कुछ 1 कुछ 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बट मैंने क्या किया, मैक्सिमम को 0 रखा, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैक्सिमम को 0 रखा। अब सोच रहे हैं कि ईच xi कैन टेक वैल्यू आइदर 0 और 1, और चूंकि इन सबका मैक्सिमम 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैक्सिमम 0 है तो सबको 0 होना पड़ेगा, सबको 0 होना पड़ेगा। और ये IID है तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है और इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग लिख सकता हूँ मैं, तो अलग करके लिख दो, तो इसकी पावर n हो गई। x1 बराबर 0 मुझे पता है बर्नौली क्या होता है, तो बर्नौली में 1 माइनस p की पावर n हो गई ये। अब x मैक्सिमम को 0 होने की ये प्रोबेबिलिटी है, तो मैक्सिमम को 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो उसका। तो कॉम्प्लीमेंट लिया तो दिस, किधर है यहाँ तक? और अब मीन निकाल लेंगे, तो 0 इंटू दिस फिर 1 इंटू दिस, ऐसे एक्सपेक्टेशन जैसे निकालते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन आ गया। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर जी सर 1 माइनस करके हम वो मतलब मिनिमम को मैक्सिमम चेंज कर मिनिमम मैक्सिमम चेंज नहीं कर सकते, 0 1 को चेंज कर सकते हो तुम, 0 और 1 को चेंज कर सकते हो। यहाँ मैं इसको लिख सकता था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, हाँ वो सिर्फ CDF में हो सकता है ना सर, 1 माइनस करके हम करते हैं जब सीधे में यहाँ भी कर सकते थे हम। अगर मैं यहाँ में स्टार्ट करता, CDF से हम करते हैं तो होता है ना सर मैक्सिमम ग्रेटर देन, नहीं वो तो ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा। अरे भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तुम्हारी मर्जी है, कहीं कुछ कर लो। लाइक मुझे तो ये पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमेशा ट्रू है, तो कहीं भी लगा लो इसको, क्या दिक्कत है। जैसे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम x1 x2 xn, मैं मान लो 1 से स्टार्ट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसा करता 1 माइनस मैक्सिमम x1 x2 xn। अब ये वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, तो यहाँ मैं अब 0 लिखूंगा, कॉम्प्लीमेंट में 0 आएगा।
अब मैं देखूंगा मैक्सिमम जीरो कब होगी, जब सबको जीरो होना पड़ेगा। तो सबको जीरो होना पड़ेगा, वो सारा आइडियल पावर इन हो गया। तो 1 माइनस p की पावर इन, ये वही आया देखो। फिर ऐसे ही मैं करता मैक्सिमम इज, इन सब का जीरो कब होगा, तो फिर से जब सब जीरो होगा, तो ये हो गया जो मैंने यहाँ किए वो आ गया। अब इससे एक्सपेक्टेशन निकाल लो, 1 इंटू दिस। अगर तुम्हारे पास इस तरह का पीएमएफ आ गया ना, वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, तो 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो, xi इंटू पी आई, यही करते हो ना, x इंटू पी एक्स। सो 1 पे देख लो ये प्रोबेबिलिटी है, 0 पे ये प्रोबेबिलिटी है, तो यार हम तो दिस इंटू दिस दोनों को ऐड कर दो। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट में, xi pi का सम, ठीक है। कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीएफ में भी लगा सकते हो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो तो और क्लियर होगी चीजें। चलो अभी के लिए एक लास्ट थ्योरम लिखता हूं मैं, फिर क्लास अभी खत्म करेंगे यहाँ पे। सो ये जो थ्योरम था इसी का जनरलाइजेशन लिख देता हूँ। ये जो थ्योरम लिखा था इसमें क्या मैंने आईआईडी लिया हुआ है, आईआईडी हटा देते हैं तो क्या होगा। सो थ्योरम 13, सो इसमें क्या है, मान लो ऐसा है कि लेट xi जो है इज जियोमेट्रिक pi, ठीक है। सो अब सिर्फ इंडिपेंडेंट होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि सबका पैरामीटर्स चेंज है। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेम पैरामीटर होगा। सो यहाँ पे फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to up to n, there are n random variables and they all are independent। मान लो they are independent, सारे रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। देन जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम, ये जो मिनिमम है, मैं जस्ट थ्योरम दिखा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज क्या होगा, ये भी ज्योमेट्रिक होगा जैसे मैंने बताया उस समय, ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होगा, पहले क्या था, यहां पैरामीटर क्या लिया तुम लोगों ने, देखो यहां पैरामीटर क्या है, दिस थिंग। तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर पीआई चेंज हो गया तो, क्या लिखूं मैं यहां पे, अरे बोलो भाई। सर उसमें समीशन आ जाएगा, समेशन ही प्रोडक्ट आएगा, तो 1 माइनस प्रोडक्ट 1 माइनस पी आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इसी में अगर आई सारे इक्वल हो गए, इसमें देखो इसी में था ना स्पेशल केस, सो इसी में स्पेशल केस ये हो गया ना कि लाइक मान लो जैसे मैंने लिखा है 1 माइनस प्रोडक्ट 1 माइनस पी आई फ्रॉम 1 to n, और अगर सारे इक्वल हो गए आई फ्रॉम 1 to n सब p हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस p ये चल रहा है 1 माइनस p n टाइम, ये हो गया 1 माइनस p की पावर n, ये लिखा था तब। तो जनरल केस में एक्चुअली ये है, और बाद में जब पी इक्वल है तो ये बन जाता है, जो कि पिछले थ्योरम में था। मतलब अगर इक्वल हो गया तो ये प्रोडक्ट होता रहेगा। अभी क्या है, अभी ये कुछ इस तरह से है 1 माइनस p1 1 माइनस p2 1 माइनस pn, अभी इस तरह से है। और अगर मैं बोल रहा हूँ ऑल pi's आर इक्वल, देन इस तरह से बन जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो पहले अब ये पैरामीटर थ्योरम में, और जब इक्वल है तो ये बन जाता है, यही चीजें सेम ही हो जाती है जब pi's इक्वल है। देख लो, तो आज हमने क्या किया, आज हमने कुछ डाउट्स किए हैं शुरू में, और फिर ये कुछ थ्योरम्स किए हैं। इसमें और है, एक क्लास और मैं दूंगा, अगली क्लास में भी यही थ्योरम्स कराऊंगा। तो मुझे बताना मैंने ज्योमेट्रिक तक किया था, इसके आगे मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में पॉइजन पे रिलेशन हो गया वो बता दूंगा, फिर और क्या था, और जो थ्योरम्स हैं उस पर देख लेंगे। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे, आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है चलो, थैंक यू।